यस नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं अरविंद सर बेसिक संस्कृत में आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग समास प्रकरण पढ़ रहे थे। समास प्रकरण में हम तत्पुरुष समास को पढ़ चुके थे। आप जानते हैं कि संस्कृत में तत्पुरुष समास को दो उपभेद माने जाते हैं, कर्मधारय और दिग्गु। कर्मधारय और दिग्गु दो अर्थों के आधार पर बांटा गया है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण जिसमें विभक्ति समान अर्थों में होते हैं, व्यधिकरण जिसमें दोनों पदों में विभक्ति अलग अलग होते हैं। व्यधिकरण समास में विभक्ति तत्पुरुष आते हैं, जबकि विभक्ति तत्पुरुष द्वितीय से सप्तमी तक होती है। जबकि समानाधिकरण तत्पुरुष समास में हम लोग कर्मधारय और दिग्गु को पढ़ते हैं। कर्मधारय समास को हम पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। आइए हम लोग दिग्गु समास को समझने का प्रयास करते हैं। तो हेडलाइन में डाल लीजिए दिग्गु समास। दिग्गु समास, दिग्गु समास। दिग्गु समास का सूत्र होता है संख्या पूर्वो दिग्गु। संख्या पूर्वो दिग्गु यानी कहें तो जिस समास के पूर्व पद, जिस समास के पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व पद संख्यावाचक हो तो उसे दिग्गु समास कहते हैं। दिग्गु समास कहते हैं। इसके उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ विग्रह कैसे होता है उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। नोट में लिखेंगे दिग्गु समास, दिग्गु समास को विग्रह करते समय दोनों पदों को दिखाई दे रहा है। यस, दोनों पदों को षष्ठी का बहुवचन में बनाते हैं और समाहार जोड़ देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। दिग्गु समास को विग्रह करते समय दोनों पदों को षष्ठी में रखते हैं और उसमें समाहार जोड़ देते हैं, समूह शब्द जोड़ देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका फटाफट उदाहरण हम समझेंगे। यस, स्क्रीनशॉट लेकर लिखिए तब तक की। आइए इसका उदाहरण समझते हैं। पहला ले रहे हम त्रिकाल। त्रिफला, त्रिलोकी।
त्रिभुवन, चतुर्भुजम, चतुर्भुजम। उसके बाद चतुर्युगम, सात नंबर में चतुर्वेदम, आठ नंबर में चतुष्पथम, 9 नंबर में दिखाई दे रहा है यस। 9 नंबर में आप लिखिए पंचवटी, और 10 नंबर में आपको 10 नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहे। चलिए 10 नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पंचवटी के बाद पंचपात्रम, पंचपात्रम। उसके बाद 10 नंबर है, उसके बाद आप लिख लीजिए नवरत्नम, 12 नंबर में लिखिए नवरात्रम, 13 नंबर में लिख लीजिए आप अष्टाध्याय, अष्टाध्याय। और 14 नंबर में लिख लीजिए शताब्दी, शताब्दी। इतना आप नोट डाउन कीजिए। एक और बढ़ाते रहें 15, तब तक कि आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है? यस। यस, अब इसको आप समझिए विग्रह करने के लिए कैसे हम विग्रह दोनों पदों को यानी पूर्व पद और उत्तर पद को षष्ठी में हम कैसे रखेंगे, क्योंकि समानाधिकरण के तहत जो है दिगु आता है और समानाधिकरण में हम लोग ये पढ़े हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद को समान विभक्ति में रखा जाता है, यानी एक ही विभक्ति। तो कैसे इसको हम एक ही पद में रखेंगे, समान पद में। त्रिकाल, त्रयः मीन्स होता है 3। त्रयः मीन्स क्या होता है? 3। अगर त्रयः का हम षष्ठी का बहुवचन बनाते हैं तो त्रयाणाम बनेगा। क्या बनेगा? त्रयाणाम। अगर काल को हम षष्ठी का बहुवचन बनाते हैं तो काला नाम बनेगा। काला नाम। तो त्रयाणाम, काला नाम, समाहारः जोड़ते हैं, यानी 3 कालों का समूह को ही क्या कहते हैं? त्रिकाल। उसी तरह से आप इसको बना लीजिए त्रयाणाम फलानाम, फलानाम, फलानाम। अगर फल शब्द का अगर रूप याद है तो फल शब्द के षष्ठी का बहुवचन में
हमको रूप बनता है फलाना, समाहार। उसी तरह से त्रयाणाम लोकानाम, समाहार। त्रयाणाम भुवनानाम, भुवनानाम, समाहार। आसानी से बन रहा है, बहुत ही शीघ्रता पूर्वक से आप बना सकते हैं। दोनों पदों को केवल जो है एक ही षष्ठी का बहुवचन में रखकर बनाना है। बहुत आसान है, दिग्गु समाज समझिए तो ठीक है। चतुर्भुजम, तो चतुर्णाम बनता है। अगर चार को अगर संस्कृत में यानी चत्वारः को संस्कृत में अगर षष्ठी का बहुवचन ले जाते हैं तो क्या बनेगा? चतुर्णाम। फिर भुजानाम, अंतिम में क्या जोड़ना है? समाहारा। चतुर्णाम भुजानाम समाहारा, इसमें लिख दे रहे हैं समाहारा। समाहारा, समाहारा है, आप डॉट भी कर सकते हैं। उसी तरह से चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम, चतुर्णाम युगानाम, समाहारा। उसी तरह से चतुर्वेदम, चतुर्णाम वेदानाम, समाहारा। चतुष्पथम, चतुर्णाम, एकरा में पथानाम मत कर लीजिएगा, क्योंकि पथाम शब्द षष्ठी का बहुवचन होता है, तो इसे पथानाम मत कीजिएगा। चतुर्णाम पथाम समाहारा। अब इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, डीबीआई कर लीजिए। पंचवटी पूछता है पंचानाम, पंचानाम, पांच का षष्ठी का बहुवचन, पंच का पंचानाम। वटानाम, वट है तो वटानाम, समाहारा। आसानी से बन रहा है, उसी तरह से उसको आप बना लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के तब तक आप उतारिए। इसको बना दे रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट है, विवेक कर लीजिएगा। शताब्दी का कुछ इम्पोर्टेंट है, तो इसको उसी तरह पंचानाम पात्राणाम, पंचानाम पात्राणाम, समाहारा। यानी पांच पात्रों का समूह, वो क्या कहेंगे? पंचानाम। ठीक है। इसी तरह से नवरत्नम, नवानाम रत्नानाम, समाहारा। अब है नवरात्रम, बस सेम कंडीशन, नवानाम रात्राणाम, समाहारा।
अष्टाध्यायी, अष्टानाम, अष्टानाम अध्ययानाम, अध्ययानाम समाहारा। शताब्दी में थोड़ा सा आपको याद रखना है। शतानाम अब्दानाम समाहारा। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी तरह से बहुत आप बना सकते हैं। केवल दोनों पदों को क्या में रखना है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब दिग्गु समास। दिग्गु समास के बाद द्वंद्व समास। तो स्क्रीनशॉट लेके उतारिए। तब तक की हम परिभाषा लिखते हैं द्वंद्व का। हेडलाइन लिखे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आसानी से समझेंगे। आसानी से समझने का हम प्रयास करेंगे। पहले परिभाषा में, ठीक है। देखिए परिभाषा सूत्र अलग है और इसका जो है मेन सूत्र अलग है। तो परिभाषा सूत्र पहले समझने का प्रयास, जिससे परिभाषा का इसका ज्ञान होता है, ठीक है। तो परिभाषा में हम लिखेंगे सामान्य तौर पे परिभाषा में उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, यानी जिस समास के दोनों पद प्रधान होता है, जिस समास के दोनों पद को कभी काल सभी भी दे देता है, यानी सभी पद। तो दोनों पद की जगह आपको सभी पद भी कभी काल दे देता है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोनों पद या सभी पद, सभी पद समान होता है। जिस समास के दोनों पद समान होता है, समान होता है, दोनों पद समान होता है, उसे प्रधान होता है। लिखते तो बढ़िया, समान यहाँ पर काम होता है, प्रधान होता है। प्रधान होता है लिख दीजिए, चूंकि सूत्र में प्रधान, क्योंकि समान हम नहीं कर सकते, क्योंकि सूत्र में प्रधान अच्छा लगेगा। जिस समास के दोनों पद या सभी पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? तो सूत्र है चार्थे द्वंद्व। चार्थे द्वंद्व यानी च के अर्थ में जो समास प्रयुक्त होता है, च के अर्थ में जो समास प्रयुक्त होता है
स्क्रीनशॉट लीजिए फिलहाल जल्दी, आगे बढ़ेंगे इसके उदाहरण को। इसके हम क्या लेंगे, उदाहरण। आप इसको जल्दी फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और आसानी से समझेंगे, आसानी से समझने का हम प्रयास करेंगे। नीचे अगर जगह है तो आप लिख लीजिए। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास कितने, जगह दिख रहा है, नहीं दिखा है, नहीं दे रहा है, चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं, पहले इतना स्क्रीनशॉट। तो यार जिस समास के दोनों पद या सभी पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। हम पहले ही शुरुआत वीडियो में सभी का सभी समासों का सूत्र उसको आसानी से लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए डस्टर का हम इसलिए नहीं प्रयोग करते कि डस्टर से उतना साफ जो है क्लीन हो नहीं पा रहा है, इसलिए हम थोड़ा गमछी रखते हैं। एक द्वंद्व समास को द्वंद्व समास के भेद समझते हैं। तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, उसके बाद में समाहार द्वंद्व, उसके बाद है एक शेष। एक शेष दिखाई दे रहा है, यस, एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व हम पहले पढ़ेंगे। इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास में होता क्या है, ऐसे तो तीनों का तीनों च के अर्थ में ही प्रयोग होता है, क्योंकि सूत्र है चार्थे द्वंद्व, तो च के अर्थ में यह प्रयुक्त होता है या किया जाता है। च के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे इसे लगा दीजिएगा, इसे च के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अब समझिए इसका उदाहरण। उदाहरण मेन है हम लोग का परीक्षा की दृष्टि से, तो एक उदाहरण हम देंगे और आप खुद अपने से उदाहरण जो है उसको हम देंगे, उसको बना लीजिएगा। इसमें हम नहीं बनाएंगे, एक उदाहरण अच्छा समझ लीजिए। जैसे रहेगा राम लक्ष्मण। देखिए इसका उदाहरण हम पहले समझ लेंगे, उसके बाद बहुत से उदाहरण देंगे, आपको बनाना है। तो च के अर्थ में कैसे, तो राम च लक्ष्मण च, राम च लक्ष्मण च, राम च लक्ष्मण च, दोनों को प्रथमा विभक्ति में हम लोग रखें, राम को भी लक्ष्मण, यानी दो पद है, दोनों को प्रथमा विभक्ति में हम लेकर के चलेंगे। आप समझ गए होंगे,
आशा करते हैं कि आप समझ ही गए। तो इस तरह से एक उदाहरण और है। कृष्ण अर्जुन। तो कृष्ण का पहला रूप रखेंगे कृष्ण, कृष्ण च अर्जुन। दोनों का प्रथमा में रखेंगे, प्रथमा विभक्ति में। प्रथमा विभक्ति कहे तो एक वचन में दोनों को रखेंगे, जैसे कृष्ण च अर्जुन च, ऐसे आपको बनाना है। तो इस तरह से हम बहुत दे रहे हैं आपको उदाहरण बनाने का प्रयास कीजिएगा। माता पितरौ, इसको बनाइए। आप आगे बनाइए सीता रामो, इसको बना लीजिए। दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे रहा है सीताराम राधा कृष्ण। इतना फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम भरपूर उदाहरण दे रहे हैं, आप बना लीजिए। ऐसे स्क्रीनशॉट लेके उतारिए, आप बनाइए, तब तक कि हम देखते रहें। हरि हरो, नंबरिंग अपने से डाल लीजिएगा क्योंकि याद नहीं है कितना लिखे हैं आंदोलन में। हरिहरो गुरु शिष्यो, गुरु शिष्यो, गुरु शिष्यो। उसके बाद में आप लिख लीजिए जायापति, 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 या इसी को कहते हैं दंपति, दंपति, दोनों का एक ही है। जाया च लिख रहे, जाया च पति च। जाया एक वचन, प्रथम एक वचन में है, पति भी एक वचन में, ठीक है। तो जाया च पति च। और सब उसी तरह गुरु च शिष्य च, हरि च हरः च। आप इसको लिखते जाइए और हम दे रहे हैं, और हम जो है उदाहरण आपको दे रहे हैं। ज़्यादा तो उदाहरण उतना समझ ही लिए होंगे, जो किताब में है आपका उदाहरण उसको हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। पिता पुत्रो लिख लीजिए, पिता पुत्रो, पिता च पुत्रः च। पिता का एक वचन पिता ही होता है, पिता च पुत्रः च, पुत्र होता है एक वचन में, है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी आप बना लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।
शिव केशव है, शिव केशव, शिवः च केशवः च, शिवः च केशवः च। यस, एक है धर्मार्थ, 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 धर्मः च अर्थः च, धर्मार्थ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बना लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा समास है समाहार समास। लाइन नंबर 2 में है समाहार द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। अच्छा, समाहार द्वंद्व समास के पहले हम एक और थोड़ा सा आपको नोट में नीचे से लिखवाना चाहेंगे, क्योंकि नोट में लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। अभी याद आ ही गया तो उसको बता ही दे रहे हैं, क्योंकि आपको किताबों में कुछ ऐसे मिलेंगे जैसे राम लक्ष्मणों का हमने उदाहरण दिया था, इसी का दिया था। तो बताए थे कि दोनों का एक वचन है, रामश्च लक्ष्मण, यही बताए। लेकिन किताब में कहीं कहीं आपको ऐसे भी दे ही रहेगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। रामश्च लक्ष्मणश्च ऐसे भी आपको दे रहेगा, तो आपको उससे घबराने की आवश्यकता नहीं। आप कोई इससे या तो उससे आप बना सकते हैं, पर हम जानकारी के तौर पे इसको हम बता दिए ताकि आपको दिक्कत हो। चलिए इसको नोट में करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं समाहार द्वंद्व पे। किस पे? समाहार, समाहार द्वंद्व, समाहार। लिखिए, यह समास, यह समास च के अर्थ में होता है। यह भी च के अर्थ में होता है, परंतु इसमें समूह की प्रधानता होती है। यह समास च के अर्थ में होता है और इसमें समूह की प्रधानता होती, समूह में होती है। ऐसे आप जानते हैं द्वंद्व समास का सूत्र है चार थे द्वंद्व, तो सभी तो च के अर्थ में ही होगा, परंतु जो है इसमें समूह में आपको मिलेंगे। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, पाणी पाद, पाणी पाद। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और आप लिख लीजिएगा, यह समाचार का अर्थ होता है इसमें और यह समाचार के अर्थ में होता है और इसमें समूह की प्रधानता। चलिए इस यहाँ पे और लिख लीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट भी है, यह नपुंसक लिंग में होते हैं। नपुंसक लिंग में
होते हैं। एक खास बात यह भी है कि ये जो है समाहार द्वंद्व नपुंसक लिंग में हो गए और साथ ही साथ समूह में। अब देखिए कैसे एक हम विग्रह करके इसमें दे रहे हैं पाणी च पादौ च, पाणी च पादौ च। अब यहाँ पे एक समझने का प्रयास है। पाणी मीन्स हाथ, पादौ मीन्स पैर। तो यहाँ हाथ तो यहाँ पे एक हाथ से तात्पर्य है नहीं, पैर है तो पैर यहाँ से एक पैर से तो तात्पर्य है ही नहीं। जब भी है तो दो पैर हाथ भी, तो एक समूह हुआ कि नहीं, दो हाथ दो पैर इस समूह है। तो इसी तरह से ई जो है समूह में समास होते हैं, परंतु इसमें सबसे बहुत बड़ी बात है कि यह नपुंसक लिंग में होते हैं। अब कैसे? पाणी जो है एक वचन में है, तो पाणी एक वचन में है तो पाणी को हम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये द्विवचन में है, ये क्या है? द्विवचन में है। ये क्या है? थोड़ी सी असुविधा हुई थी, यहाँ द्विवचन में है पादौ, तो एक वचन में इसको हम करेंगे, ठीक है। यानी दोनों को एक वचन में पहले करना है, तो पादौ, तो यहाँ पाद लिख दिए, ठीक। पाद एक वचन में, और आपको नपुंसक लिंग बनाने में आपको जानते हैं अंतिम में क्या लगाना है? म। क्या लगाना है? पाणी पादम। इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। आगे उदाहरण दे रहे हैं हम दूसरा। आप बनाइए एक, बनाइए अहिच नकुल च, अहिच नकुल च, ठीक। अहिच नकुल च क्या बनाएगा? अहि, क्या बनेगा? अहि न कुल, और नपुंसक के लिए क्या जोड़िएगा? म। अहि नकुलम, अहे नकुलम, यानी सर और नेवला। और उदाहरण दे रहे हैं, आप जल्दी उसे नोट डाउन कीजिए। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम और उदाहरण आपको देते हैं। पुत्र पौत्रम, विग्रह कर ही के देते हैं, बढ़िया रहेगा, आप कर लीजिए, ठीक है। पुत्रः च पौत्रः च, इसको बनाइए 3 में। इसमें एक और उदाहरण बहुत ही जोड़ तोड़ से पूछा जाता है, नदी वाला। तो गंगा च सोढ़, गंगा च सोढ़ च, इसको बनाएंगे। आगे है आगे हम उदाहरण ले रहे हैं गौच व्याघ्रः च, गौच व्याघ्रः च, पत्रं च
पुष्पम च। ये हो गया 3 4 5 6 यहाँ 7। एक और इसमें नोट डाउन कीजिएगा, वो भी पूछा जाता है, तो आप नोट डाउन कीजिए शीतोष्ण, यानी शीतम च उष्णम च। इसका बनाइएगा पुत्र, यहाँ पौत्रम। नपुंसक के लिंग के लिए म जोड़िए, गंगा सूड़म। उसी तरह से गो इसका मूल शब्द होता है, तो गो व्याघ्रम, गो व्याघ्रम। एक वचन में दिया हुआ है तो पत्र पुष्पम। पत्र, पत्र लिख दिए, पुष्प लिखिए, अंतिम में क्या लगाना है, नपुंसक के लिए पत्र पुष्पम। ठीक है, इसका आप याद रखिएगा, शीतोष्णम बनता है, शीतोष्णम। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे समास, एक से समास की ओर चलेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। सात की बात एक 8 बनाई लीजिए इसको, तो लीजिए दिवाच रात्रौच, दिवाच रात्रौच क्या बनेगा, दिवा रात्रि अम्मा। दिवा एक वचन, रात्रि एक वचन, अम्मा, दिवा रात्रि। चलो हो गया, तो हम चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। हो गया तो हम एक शेष द्वंद्व समास को चलेंगे। यस, और एक शेष समास बहुत ही आसान है, तो उसको भी आप बना ही लीजिएगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आप पूरी तरह से जो है समझ लीजिएगा उसको, तो बन जाएगा। एक शेष द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास 3 नंबर का है। लिखिए, यह समास च के अर्थ में, च के अर्थ में दिखाई दे रहा है। यस, ऐसे सभी च के अर्थ में होता है, तो लिख दे रहे, फिर भी यह समास च के अर्थ में होता है। यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग में होता है, यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। परंतु तथा लिख लीजिए, तथा पुल्लिंग तथा इसमें पुल्लिंग शेष बचता है, पुल्लिंग शेष बचता है।
और पुल्लिंग शेष बचने का यहाँ जो है तात्पर्य क्या है भैया, तो उसको आप उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, माता च पिता च, तो माता च पिता च में पुल्लिंग कौन है, तो भैया पिता, तो पिता हम लिख दिए। और पुल्लिंग का एक वचन का यानी जो है प्रथमा विभक्ति का द्वितीय में ले जाना है, यानी कि द्वितीय इसको लगाना है पुल्लिंग को। जैसे हम अगर हम पढ़ते हैं बालक शब्द का रूप, तो बालकः, बालकौ, बालका, तो द्वितीय में बालकौ आता है। तो उसी तरह से पिता का द्वितीय होता है पितरौ, पितरौ होता है, पितरौ। तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अगर हम लिखें हंसी च, हंसः च, तब क्या बनाइएगा, तो इसमें पुल्लिंग कौन है, तो हंस। इसको द्वितीय क्या करेंगे, हंस। द्वितीय में क्या ले जाएंगे, हंस। जैसे बालक, तो सब उसी तरह पुल्लिंग पर। तो बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक है। पुत्री च, पुत्रः च, पुत्री च, पुत्र च, पुत्र च, पुत्री च, पुत्र च। इसको भी पुत्र लिख दीजिएगा, द्वितीय बने पुत्रो, ठीक। उसी तरह से आप बनाइए अजा च, अजा च, अजः च, क्या बनाइएगा, अजः। अजः मीन्स आप जानिए रहे हैं बकरा होता है, अजा मीन्स बकरी होता है। तो पुल्लिंग ही है, अजाओ कर लो भैया। सब उसी तरह से टोटल का टोटल। और उदाहरण हम दे दे रहे, आप बना लीजिए पहले से। यस, इधर चाहे लिखित, चलिए मिटा देते हैं उसके बाद। चलिए आपको 1 2 3 4 पांचवा हम दे रहे हैं शिक्षिका च, शिक्षकः च, शिक्षिका च, शिक्षकः च, बना लीजिए। उसके बाद हम दे रहे हैं एक इसमें इम्पोर्टेंट है ब्राह्मणी च, ब्राह्मणः च, इसको बना लीजिए। आगे आप ले लीजिए, आगे आप बालिका च, बालकः च, इसको आप आशा करते हैं कि बना लीजिएगा। तो आप बना लीजिएगा और अगले वीडियो में हम पुनः लेकर के आएंगे आपको बहुव्रीहि समास और जो शेष बचा है, ठीक है। तब तक कि हमको जाने का इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप अच्छी तरह से समास का नोट्स बनाइए, ठीक है, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर एक बात और नोट में इसमें हम लिखवाना चाहेंगे तो लिखवा ही देते हैं। इसमें कुछ अपवाद है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए देख के लीजिए। ऐसे अपवाद तो 10 क्लास में उतना आता नहीं है, क्योंकि वो सब कंपटीशन लेवल चला जाता है, तो हम लिखवाने के मूड में नहीं थे। और लिख लीजिएगा तो बेहतर है। चलिए लिखिए लीजिए, छोड़िए, लिख लीजिए। अपवाद थोड़ा सा लिख लीजिए। अपवाद में थोड़ा सा है, जैसे कि आपको इसमें जो है संख्या दिखाई देगा, पर जो है यह द्विगु समास नहीं होता। जैसे द्वादश, त्रयोदश, और तीन से आप उतार के समझ लीजिएगा। जैसे होता है षोडश, जैसे इस संख्या है अष्टादश, इसका तात्पर्य 12, 13, 16, 18। तो ये संख्या है, परंतु ये आपको द्विगु समास में गिना नहीं जाता है। इसको हम विग्रह करते हैं च के अर्थ में, और आप जानते हैं कि च के अर्थ में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। तो इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए। अपवाद, क्योंकि ये च के अर्थ में समास होता है। जैसे इसमें जैसे 12 है तो हम पहले क्या लिखेंगे? 2 + 10 = 12, 2 और 10 = 12। तो उसी तरह से तो उसको हम जैसे 12 है तो 2 और 10 = 12। तो उसी तरह से इसमें 2 च 10 च 13, 3 च 10, 3 और 10 13, 6 और 10 16, 8 और 10 16। तो इसको थोड़ा सा अपवाद में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये संख्या है परंतु द्विगु समास में गिना नहीं जाएगा या द्वंद्व समास में। क्यों भैया? क्योंकि हम विग्रह करेंगे तो च के अर्थ में आता है, और च के अर्थ में आने वाले जो भी समास है वह द्वंद्व समास है। आशा करते हैं कि आप समझ गए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।